देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात होगी हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक मस्जिद पर मचे हुए बवाल की। आपको तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद के बाद देश भर के मंदिरों में कैसे भगवान पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि जो लड्डू भगवान के भोग के लिए चढ़ाए जा रहे हैं वो आखिर कितना शुद्ध है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें भी अधर्मी साजिश हो। आज इसकी पड़ताल दिखाऊंगी। देश के अलग अलग मंदिरों से ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी मस्जिद पर मचे हुए घमासान की। अवैध मस्जिद को लेकर हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र तक महाभारत है। हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिदों पर एक्शन की मांग को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहीं महाराष्ट्र में अवैध मस्जिद पर एक्शन के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए हैं। एक तरफ जहां हिंदूवादी संगठन अवैध मस्जिद पर एक्शन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध मस्जिद पर एक्शन का विरोध हो रहा है। आज आपको हिमाचल की सिरमौर से लेकर मुंबई के धारावी तक की पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाने जा रही हूं। इससे लेकर आखिर बवाल क्यों है यह भी समझ में आएगा। और शुरुआत धारावी से। मुंबई की धारावी में आज सुबह सुबह बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतर आए। ये तस्वीर आज सुबह करीब 10 बजे की है, जब धारावी की सड़कों पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग थे और प्रदर्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया। इन लोगों ने धारावी के महबूब सुबानिया मस्जिद पर बीएमसी के एक्शन का विरोध किया। दरअसल आज बीएमसी की टीम धारावी पहुंची और मस्जिद के अवैध निर्माण वाले हिस्सों पर एक्शन की बात की गई, जिसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर आ गए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। जैसे ही बीएमसी की टीम धारावी मस्जिद के पास पहुंची, भीड़ ने टीम को घेर लिया और रास्ते पर बैठकर आंदोलन करने लगे। इस दौरान पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करती नजर आई। साथ ही लोगों से रास्ता खाली करने की भी अपील की ताकि यहां पर जाम ना लगे। और इसके बाद लोगों ने धारावी पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया, इन द सेंस कि वहां पर उन्होंने घेराव कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना यह था कि यह पूरा इलाका ही अब जब अनऑथराइज्ड है, लीगल नहीं है, इसका कोई नक्शा नहीं है, तो फिर पूरे ही इलाके पर एक्शन ले लीजिए। केवल मस्जिद पर एक्शन क्यों लिया जाएगा। जिस वक्त लोग थाने का घेराव कर रहे थे, उस वक्त हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट आप देखिए और इस हंगामे की जड़ समझने की कोशिश करिए। पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर महबूब सुबानी मस्जिद है। आपको सीधे तस्वीरों में लेकर चलते हैं। आप देखिए यहाँ लगातार मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन से पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें। अगर आप इस वक्त आसपास के इलाके में देखें तो आपको एक पूरा मॉब नजर आएगा। यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर आप देखिए कि पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी काफी ज्यादा तैनात है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर महबूब सुबानी मस्जिद है, जिसके इनलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए आज बीएमसी के अधिकारी यहाँ पहुंचे। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में पहले से ही यहाँ पर जो है लगातार जिस तरह से घटनाएं हुई, उसके बाद बीएमसी की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था। नोटिस देकर इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अब बीएमसी के अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात है। हम इस वक्त मस्जिद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पुलिस बंदोबस्त इस वक्त तस्वीरों में देखें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ तैनात की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से भी जो सिक्योरिटी होती है उसे भी यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पर पुलिस का एक जो पूरा का पूरा दल है वो यहाँ पर है। रिजर्व फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं। वहीं दूर तक बीएमसी की तरफ मूव करते हैं तो आप ये जो रास्ता देख रही हैं, यहीं से महबूब सुहानी मस्जिद जो है वो लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से लोगों को फिलहाल खाली करा दिया गया है पुलिस बंदोबस्त के चलते। और जो ट्रैफिक था वो भी फिलहाल जो है वो दुरुस्त कर दिया गया है। कारण ये है कि इस वक्त कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ इस वक्त पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। वो यहाँ से सांसद हैं और पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसे में इस बात की पूरी निगरानी की जा रही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न न हो। सुबानिया मस्जिद पर कार्रवाई को लेकर सुबह से ही हंगामा होता रहा। मुस्लिम समाज और मस्जिद कमेटी का दावा है कि बीएमसी का ये ऑर्डर गलत है। इस मस्जिद के ट्रस्टी उनसे बात करते। ट्रस्टी साहब, सबसे पहले तो आप अपना पूरा नाम बताइए। गुलाम हुसैन अंसारी। गुलाम भाई, आप बताइए मस्जिद का निर्माण कौन से वर्ष हुआ था और उसके बाद कैसे कैसे मस्जिद जो है बड़ी होती गई। हमारे हाजी साहब ने जो बताया है वही सच है। हमने इसका कुछ इन लोगों ने रिपेयर किया था और रिपेयर की बिना पे ही ये लोगों ने उसके खिलाफ
गए थे और वो मस्जिद बहुत पुराना स्ट्रक्चर था, तो रिपेयर करने का परमिशन धारावी में मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डीआरपी है। हम लोग जब भी जाते हैं परमिशन के लिए तो सीधा बोलते हैं कि हमारे पास डीआरपी है, हम लोग डीपीआर है, डीआरपी है, हम लोग इसको परमिशन नहीं दे सकते। तो फिर हम लोग डीआरपी के पास जाते हैं, वो बोलते हैं हम लोग रिडेवलपमेंट में गए हैं। तो फिर धारावी में किसी भी स्ट्रक्चर को, किसी भी अथॉरिटी को ये आज़ादी नहीं है कि वो किसी पे कार्रवाई कर सके। तो क्या क्या इन चीज़ों का आपने रीडेवलपमेंट ये जो है रिनोवेशन करने का प्रयास किया या और कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया था, क्योंकि स्ट्रक्चर का आप कह रही काफ़ी पुराना हो गया था, तो क्या क्या नए स्ट्रक्चर बनाए गए? मूल जो पास हुआ था अप्रूवल मैप उसमें जो मिट्टी गिरती थी, जो नमाजी लोग नमाज पढ़ने आते थे, बच्चे पढ़ने आते थे, उनके ऊपर मिट्टी गिरती थी, वो सब ऐसा उसको रिन्यूअल रिपेयर करके उसको तैयार किया। तो लोगों ने कंप्लेंट डाला कि इसको बनाया है, नया बना दिया, ऐसा करके लोगों ने कंप्लेंट डाला। तो उस कंप्लेंट पे बीएमसी काम कर रही है। कितने साल पहले शिकायत हुई थी सबसे पहले, उसके बाद कोर्ट में कब मामला गया, उस बारे में बताइए। कोर्ट में मेरे हिसाब से करीब 1-1.5 साल से चल रहा है कोर्ट में मैटर। अभी भी कोर्ट में सिटी सिविल में मैटर है। कोर्ट ने कोई भी अभी तक निर्णय नहीं लिया है। कोर्ट जैसा निर्णय लेगा हम बीएमसी को बताएंगे। 9/12/2024 की तारीख भी उसकी जो कोर्ट की 9/12/2024 की अभी नेक्स्ट डेट दिया है, उस तारीख पे हम लोग जाएंगे। हमारे पास सारा पुरावा है। हमने एडिशनल कलेक्टर साहब को भी ये अपील दायर किया है और ये हमने बीएमसी को भी दे दिया है। धारावी में प्रदर्शन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। जब सुबह बीएमसी की टीम अवैध निर्माण को हटाने के लिए घटनास्थल पर पहुंची, उस वक्त कुछ लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें बीएमसी की गाड़ी के शीशे टूट गए। कुछ गाड़ियां अभी सुबह इस वक्त यहां आई थी और उसके बाद आप देखिए कि कुछ गाड़ियों पर इस वक्त पथराव हुआ है। आप देखिए कि आगे के जो पूरा फ्रंट मिरर है वो तोड़ दिया गया है। यहां पर पत्थर जो है वो इस पर चले थे, उसके बाद गाड़ी को बाहर की तरफ लाकर खड़ा कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको तस्वीरों में लेकर चलें तो यहाँ पर बीएमसी के कुछ लोग भी यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर ये पूरा बाहर की तरफ लाकर इस गाड़ी को खड़ा कर दिया गया, क्योंकि इसके कांच को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। ये मैं आपको धारावी के बाहर की तरफ का इलाका दिखा रहा हूँ, जहाँ जो है पुलिस की वैन अगर आपको दूर खड़ी नजर आएगी तो वो एक तरफ देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आपको पीछे की तस्वीरों में लेकर चलें सीधा, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहीं से कुछ दूरी पर जो मॉब था वो भी इस वक्त वहां मौजूद है। हालांकि आप देखिए कि बीएमसी की गाड़ी पर जिस तरह से पथराव किया गया, ये शुरुआती दौर में हुआ था, जिस वक्त पुलिस के लोग, पुलिस के सीनियर पीआई धारावी पुलिस स्टेशन के, वो समझाने के लिए अंदर गए हुए थे। उसी दौरान जो गाड़ी उन्हें आगे खड़ी दिखी, गुस्से में उन लोगों ने इस गाड़ी पर पथराव किया और उसके बाद इस गाड़ी के फ्रंट मिरर को तोड़ दिया गया है। महाराष्ट्र में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ भी धारावी थाने पहुंची और लोगों से शांति बरतने की अपील की। आपको बता दें कि इससे पहले कल कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने मस्जिद के अवैध निर्माण तोड़े जाने के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी और बीएमसी के डिमोलिशन नोटिस को लेकर उन्होंने बात भी की थी। कांग्रेस का कहना यह है कि चुनाव को देखते हुए शिंदे सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है। हमारे साथ नसीम खान है। नसीम जी, आप भी यहाँ पर आए हैं, कई घंटे तक यहाँ पर तनाव बना रहा। सबसे पहले तो मैं बुनियादी आपसे चीज जानना चाहता हूँ, इस मस्जिद के बारे में बताइए, कब निर्माण हुआ था, क्यों आखिर विवाद? देखिए, मस्जिद के ट्रस्टियों से जो मैंने बात की है, उनका कहना है कि 35-40 साल पुरानी मस्जिद है और ये मस्जिद कोई प्रोजेक्ट में नहीं आ रही है, कोई रोड में नहीं आ रही है, कोई रास्ते में नहीं आ रही है और एकदम अंदर है। और उसी के साथ साथ धारावी पूरा यहाँ पर इसका धारावी का डीपीआर बन चुका है और जिसका डीपीआर बन चुका है, इसके अंदर चाहे धार्मिक स्थल हो, रेसिडेंस हो, कमर्शियल हो, उनके ऊपर महानगर पालिका को तोड़क कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है नियम के अनुसार। तो ये कार्रवाई क्यों हुई, इस तरह से क्यों ये समय आया, सवाल आज उसके ऊपर है। एक दलील दी जा रही है बीएमसी की तरफ से कि साल भर से मसला चल रहा है, पहले भी इनको नोटिस दी गई है लेकिन अवैध निर्माण को हटाया नहीं गया। 15 दिन पहले भी नोटिस दी गई, फिर भी नहीं हटाया गया। अभी आप अवैध निर्माण की बात करेंगे तो पूरा मुंबई इसी तरह से है। टॉयलेटेड स्ट्रक्चर है, संरक्षण प्राप्त स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर है, तो आप कितने को तोड़ोगे? और धारावी का जहाँ तक सवाल है, धारावी का आपने 1 साल 2 साल पहले ही अडानी जी को पूरा प्रोजेक्ट दे दिया है डेवलप। अब मुंबई के धारावी में मामला शांत है। बीएमसी ने 8 दिन का समय देते हुए कार्रवाई वापस ले ली तो अधिकारी भी वापस लौट गए। साथ ही मस्जिद के ट्रस्टीज ने बीएमसी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में मस्जिद के ट्रस्टीज ने बीएमसी से 4 से 5 दिन का समय मांगा है। ट्रस्टियों ने चिट्ठी में लिखा है कि उन्हें 4 से 5 दिन का समय दिया जाए ताकि वह खुद से अवैध निर्माण को हटा सकें।
बीएमसी ने भी मस्जिद कमेटी के इस अनुरोध को मान लिया है। इस बात की जानकारी बीएमसी ने प्रेस नोट जारी करते हुए दी है। मुंबई के धारावी में मस्जिद के अवैध निर्माण पर एक्शन को लेकर बवाल हुआ, तो वहीं हिमाचल में अवैध निर्माण पर एक्शन की मांग को लेकर हंगामा हो गया। हर दिन किसी न किसी शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है। सिरमौर जिले के शिलाई में हिंदू समाज का प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू संघर्ष समिति ने इस प्रदर्शन के लिए आह्वान किया था। अवैध मस्जिद, घुसपैठ समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन हुआ। हिंदू संगठन सरकार से वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। शिमला हो, मंडी हो, बिलासपुर हो, मस्जिद पर संग्राम के बाद अब सिरमौर में वक्फ प्रॉपर्टी के खिलाफ टेंशन हावी है। हिमाचल प्रदेश में हिंदू संगठन इस वक्त सड़कों पर है। शिमला के संजौली से मस्जिद विवाद के बाद अब पूरा स्टेट आंदोलन की आवाज से गूंज रहा है। अवैध मस्जिदों पर एक्शन, घुसपैठियों पर रोक लगाने की मांग, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को खत्म करने की डिमांड, ऐसी तमाम तरीके की बातें कही जा रही है। जाहिर है बिना वेरिफिकेशन जो बाहरी एंट्री हो रही है उस पर भी रोक चाहते हैं लोग। अवैध निर्माणों को गिराने के लिए स्टेट और केंद्र सरकार दोनों से दखल देने की मांग की जा रही है। इस वक्त मैं सिरमौर में मौजूद हूँ और आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ना सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको एक बैनर दिखाना चाहूंगा मैं। ये जो बैनर आप देख रहे हैं इसके ऊपर बकायदा लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड और अवैध घुसपैठियों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन। और पहले ये जो प्रदर्शन था ये शिमला के संजौली से शुरू हुआ, उसके बाद मंडी और फिर घुमारवी के बाद नेरवा, और अब ये यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन जो है वो चल रहा है शिलाई में। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। अभी यहाँ पे प्रदर्शन लगातार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये प्रदर्शन सर हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को देखते हुए हो रहा है। आपको पता है कि क्षेत्र के अंदर कितनी चोरी की समस्याएं बढ़ी है, कितनी सारी बातें हो रही है। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग सरकार से है, ये भारत सरकार ने जो वक्फ बोर्ड बना रखा है ये इलीगल बना रखा है। ये भारत के अंदर उस समय बनाया गया था जब शिया सुन्नी लड़ा करते थे, ये उन लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन आज की डेट में भारत सरकार ने इसको अनगिनत पावर देके बहुत गलत कार्य किया हुआ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है। हमारा भारत यदि डेमोक्रेटिक स्टेट है तो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो है इस तरह के संगठनों का, इस तरह वक्फ बोर्ड का कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं जी? ये कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं और जो बाहर से आते रहते हैं इनका वो ये चेक करना चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं मुसलमान कोई भी शहर से आ रहे हैं उनको चेक किया जाएगा। आप भी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन लगातार हो रहा है संजौली के बाद से। हम चाहते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश एक साफ सुथरा हमारा प्रदेश है, यहाँ पर इस किस्म की कोई वारदात ना हो। इस तरह की हमारे शिमला में हुई है मस्जिद को लेकर, तो यहाँ हमारे यहाँ हिंदू जो एक जागरण है, हिंदू एकता है, हम उसके फेवर में हम हिंदू। हिमाचल में हिंदू संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संजौली से शुरू हुआ पूरा विवाद नेरवा तक पहुंच गया है। 11 सितंबर को संजौली में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, लोगों ने अतिक्रमण को ढहाने की मांग की और उसके बाद मंडी और बिलासपुर में यह मामला सामने आया, जहां अवैध निर्माण को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। प्रदर्शन का यह सिलसिला नेरवा में भी जारी रहा। सिरमौर में प्रदर्शन कर रही जनता लोकगीत गाते हुए मार्च कर रही है। उनके हाथ में तिरंगा है और तिरंगा लिए ये लोग घुसपैठ और अतिक्रमण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। हिमाचल में अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष लगातार हमला बोल रहा है। हिंदू संगठन सड़क पर उतरकर अवैध मस्जिदों को ध्वस्त करने की मांग कर रहा है। साल 2021 में हिमाचल प्रदेश में 393 मस्जिदें थी, लेकिन अब ये आंकड़ा मिलकर 520 का हो गया है। इसमें सिरमौर जिले में सबसे ज्यादा 130 मस्जिद हैं, जहां आज हिंदू संगठन प्रदर्शन करने वाले हैं। इन अवैध मस्जिदों को लेकर हिंदू संगठनों का दावा यह है कि ज्यादातर मस्जिदें अवैध तरीके से खड़ी की गई हैं। संजौली के बाद मंडी के बाद घुमारवी, और आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं शिलाई में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लगातार उनके द्वारा नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है, नारेबाजी यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पे की जा रही है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे कि एक बैनर जो है वो भी उठाया हुआ है यहाँ पे, और बैनर पर जो है वो बकायदा लिखा हुआ है कि ये आप देख सकते हैं कि जो वक्फ बोर्ड और अवैध घुसपैठियों को लेकर
जो विशाल विरोध प्रदर्शन किया है और मुख्य मांगे यहाँ पर लिखी हैं कि भारत सरकार से वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, हिमाचल में बन रही अवैध मस्जिदों और मजारों के निर्माण पर रोक और क्षेत्र में अवैध घुसपैठियों को रोकने के लिए। तो ये इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार हिमाचल में कई जगह पर देखने को मिल रहे हैं। और ये आप तस्वीर इस वक्त आप शैलई से देख रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र सिंह नेगी। वीरेंद्र जी, आप प्रदर्शन आज यहाँ पर कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, अब अगर हम आज भी शतुरमुर्ग की तरह अपना सिर उसमें रेते में डुबा करके अपनी आंखें कबूतर की तरह मूंद लें तो अलग बात है। स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश की तरह हो रहा है। अगर कोई भी भारत में आ रहा है, कोई भी हिमाचल में आ रहा है, कोई भी कहीं जा रहा है, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी साजिश के तहत वो आ रहे हैं, सिर्फ एक प्लानिंग के तहत आ रहे हैं कि आओ इकट्ठे हो जाओ और कब्जे करो और उसके बाद क्राइम को आगे बढ़ाओ। अपनी जो हरकतें सामने आ रही हमें, अगर अब भी हम लोग साइलेंट रहे तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद गॉड नोज। बड़ी विडंबना है कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ देवी देवताओं का वास है, लेकिन जिस प्रकार से हिमाचल देवभूमि का जो मुखिया है वो ये कहता है कि 97% हिंदुत्ववादी विचारधारा को हराकर हमने सत्ता पाई है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन हम देखते हैं कि वक्फ बोर्ड हिमाचल प्रदेश के अंदर हर एक संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार जमाए बैठा है। तो कहीं हम देखते हैं कि NHO पर छोटी सी मजार 6 महीने के अंदर मस्जिद का रूप ले लेती है। ये बड़ी ही सोची समझी साजिश है और बड़ा ही षड्यंत्र है। जिस प्रकार हमारी बहु बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है, तो इसके लिए आज शिलाई के अंदर एक प्रदर्शन हुआ है जिसमें कि हम कह रहे हैं कि आगामी भविष्य में शिलाई के अंदर किसी भी प्रकार का इस प्रकार का कृत्य ना हो। हिमाचल में हिंदुओं के सड़कों पर उतरने की एक बड़ी वजह तेजी से हिमाचल में बढ़ती हुई डेमोग्राफी को भी माना जा रहा है। एक आंकड़े पर आप गौर करें तो 1971 की जनगणना में हिमाचल की कुल आबादी 34,60,434 थी, जो कि 2011 में बढ़कर 68,64,602 हो गई। 40 साल में ये आबादी का ग्रोथ रेट 98.37% का रहा। हिमाचल में 1971 में हिंदू आबादी जो कि 33,24,627 थी, 2011 में 65,32,765 हो गई। इस दौरान हिंदू आबादी की ग्रोथ रेट 96.50% रही। और इसी तरह 1971 में हिमाचल में मुस्लिमों की आबादी 50,337 थी, माफ कीजिएगा 50,327 थी, जो 2011 में 1,49,881 हो गई। लेकिन इन 4 दशकों में मुस्लिम आबादी का जो ग्रोथ रेट का रिकॉर्ड रहा वो तकरीबन 200% रहा। जी हां, 197.81%। हिमाचल में कुछ जिलों की डेमोग्राफी चेंज आपको इन आंकड़ों में दिखाई देगी। मंडी में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 94% था, जबकि मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर 202.04%। चंबा में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 102% रहा, जबकि मुस्लिम आबादी में वृद्धि दर 128.44% रही। सिरमौर में 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट 110% का रहा, जबकि मुस्लिम आबादी की वृद्धि इससे जस्ट डबल थी, यानी कि 203.67%। कांगड़ा का भी रिकॉर्ड आप देखें, 1971 से 2011 के बीच हिंदू आबादी की ग्रोथ रेट 13% रही, जबकि मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 67.96% रही। एक तरफ जहां अवैध मस्जिद और वक्फ बोर्ड के साथ साथ बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर बवाल है, तो एक बवाल मंदिर के प्रसाद को लेकर भी है। जब से तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू में जानवरों की चर्बी की बात सामने आई, करोड़ों हिंदुओं के अंदर एक बेचैनी पैदा हो गई। देश भर में हर रोज करोड़ों सनातनी पूरी आस्था के साथ मंदिर जाते हैं, मंदिर का प्रसाद लेते हैं, खुद खाते हैं, अपने रिश्तेदारों अपने दोस्तों को खिलाते हैं। भक्तों का विश्वास है कि वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वो शुद्ध है, वो पवित्र है, इसमें किसी तरीके की कोई मिलावट, कोई घोटाला नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्योंकि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके बाद कुछ भी कहना अब मुश्किल लगता है। राजधर में आज हम प्रसाद वाले लड्डुओं का रियलिटी चेक करेंगे। मंदिर मंदिर बंटने वाले लड्डू का ऑन कैमरा टेस्ट किया जाएगा।
दरअसल तिरुपति मंदिर में लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलने के बाद से पूरे देश में हड़कंप मचा। हर राज्य की सरकार एक्शन में आ गई, अधिकारी अलर्ट हो गए। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राजस्थान में सभी बड़े मंदिरों के प्रसाद की जांच करने के आदेश दे दिए। 23 से 26 सितंबर के बीच मंदिरों के प्रसाद की जांच का अभियान शुरू होगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी राज्य के सभी मंदिरों के प्रसाद की ऑडिट का आदेश दिया। कर्नाटक सरकार ने भी निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी मंदिरों में बनाए जाने वाले प्रसाद के लिए नंदिनी घी का ही इस्तेमाल किया जाए। उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रशासन भी एक्शन में दिखाई दिया। प्रशासन और एसडीएम की टीम ने लड्डू वाले प्रसाद की जांच की। मंदिर प्रशासन और एसडीएम ने प्रसादम सेंटर का औचक निरीक्षण किया। लड्डू बनाने के दौरान उसकी गुणवत्ता, उसकी शुद्धता और उसकी पवित्रता को परखने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में एसडीएम पहुंच गए। उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक लड्डू के निर्माण की पूरी प्रक्रिया की जांच की। एसडीएम और उनकी पूरी टीम ने खुद लड्डू खाकर उसका स्वाद भी चखा। वहीं पटना के महावीर मंदिर में जब इंडिया टीवी की रियलिटी चेक करने के लिए टीम पहुंची, वहां पर नंदिनी घी का इस्तेमाल हो रहा था। जिस घी का इस्तेमाल तिरुपति में साल 2020 तक होते आया था, लेकिन रेट ज्यादा होने की वजह से तिरुपति ने नंदिनी घी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के नंदिनी घी से पटना के महावीर मंदिर में प्रसाद तैयार किया जा रहा था। मंदिर में 2020 तक लड्डू बनाने के लिए जिस नंदिनी घी का इस्तेमाल होता था, उसी नंदिनी घी का इस्तेमाल पटना के महावीर मंदिर में भी लड्डू बनाने के लिए किया जाता है। ये पूरा किचन आप देख लीजिए जहां पर लड्डू तैयार किया जा रहा है। और ये तमाम जो कारीगर हैं, ये वो कारीगर हैं जो तिरुपति के बालाजी मंदिर में पहले काम कर चुके हैं। इनके पास एक लंबा अनुभव है। और ये जो घी का आप डब्बा देख रहे हैं, ये 15 केजी का एक कंटेनर है। और इस पर कीमत यदि आप जाएंगे तो कीमत लिखी हुई है 700 रुपये पर केजी। और इसी नंदिनी घी से यहाँ का प्रसाद नैवेद्यम जिसे कहते हैं वो तैयार होता है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रबंधक हैं शेषाद्री, वो हैं। ये बताइए कि ये जो घी है कहाँ से मंगाते हैं आप? सर ये कर्नाटका से आता है सर, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से आता है, सरकार का है, कर्नाटक से घी आता है सर। शुद्धता की बात करें तो आखिर इसकी शुद्धता को आप लोग कैसे चेक करते हैं? जी सर, जैसे हर लाट जो वहाँ से आता है सरकार से, सर वहाँ जो जांच किया उससे रिपोर्ट से हम लोग के पास आता है। जैसे बैच नंबर यहाँ लिखा हुआ है, उसी बैच नंबर को लेके जो है वहाँ से यहाँ सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बावजूद देखिए सर यहाँ मोहर है सर, अखबार का, भारत सरकार का मोहर है यहाँ पे। ये सील बना के आता है, हम लोग को सील निकाल लेते हैं उसको। नंदिनी घी है, इसको कढ़ाई में डाला जा रहा है और ये माना जाता है कि काफ़ी शुद्ध घी है ये। इसी घी का इस्तेमाल वहाँ बालाजी में भी हो रहा था, लेकिन 2020 के बाद सरकार ने ये कहा कि हम 320 रुपये से ज़्यादा इसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। नंदिनी घी वालों ने हाथ जोड़ लिया कि हम इस कीमत पर आपको ये उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। लेकिन पटना के महावीर मंदिर में जबकि 590 रुपये प्रति किलो के दर से ये उपलब्ध है, अभी इसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये घी से जो प्रसाद तैयार किया जा रहा है उसकी प्रक्रिया आप देखिए। ये जरा बताइए, ये किस तरह से ये पेस्ट तैयार हुआ? ये सर हम लोग चना लेते हैं, बेसन नहीं लेते, चना लेते हैं, क्योंकि बेसन मार्केट में मिलता है, मिक्सिंग होता है कि नहीं तो हम लोग को पता नहीं चलता है। हम ही लोग के पास चक्की है, चना दाल लेके सर इसको हम लोग पीस लेते हैं सर। उसके बाद पानी में इसको जो मिला के हम लोग शुद्ध घी में सर इसको बूंदी छानते हैं। और जो छाना बूंदी आप लोग देख सकते सर किस रंग का है, कोई इसमें ब्लैक का नहीं है। अभी ये इसको छाना जा रहा है उसी नंदिनी घी में? जी सर, हाँ उसी नंदिनी घी में सर। और कोई घी हम लोग लेते नहीं है, सिर्फ नंदिनी लेते हैं। जयपुर के मशहूर मोती डूंगरी मंदिर में भी हर दिन 100 से 150 किलो मोदक चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये लड्डू कैसे बनते हैं, उसे बनाने में कितनी शुद्धता और पवित्रता बढ़ती जाती है, इसका भी रियलिटी चेक आप देखिए। मैं इस वक्त जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मौजूद हूँ। सबसे प्राचीन और बहुत विशाल मंदिर है जिसकी मान्यता भी है। हज़ारों लोग यहाँ पर हर दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस वक्त मैं मंदिर की रसोई में मौजूद हूँ जहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है। आप देखिए ये मोदक चढ़ाए जाते हैं जो कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में यहाँ पर प्रसाद के तौर पर सबको दिया जाता है। और हर रोज़ लगभग 100 से 150 किलो ये मोदक बनाए जाते हैं यहाँ पर और गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है और उसके बाद लोगों को ये वितरण किया जाता है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक जो नई बहस छिड़ी है कि जो मंदिर में मिलने वाला जो प्रसाद है उसमें घी या अन्य सामग्रियां जो मिलाई जाती हैं, क्या वो सही है, क्या हाइजीन का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है, क्या इसमें कहीं चर्बी तो नहीं, ये तमाम चीज़ें जांचने के लिए हम खुद इस वक्त मंदिर की रसोई में मौजूद हैं। ये देखिए आप बेसन के जो मोदक हैं तमाम बड़े बड़े दोने में रख के एक लड्डू के तौर पर एक बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं और हर रोज़ लगभग 100 से 150 किलो मोदक यहाँ पर बनाए जाते हैं। ये जो मोदक आप बना रहे हैं लगभग हर दिन कितना बनाते हैं आप लोग? ये डेली 100-150। इसमें क्या क्या सामग्रियाँ आप मिला रहे हैं? इसमें घी और मेवा और बेसन और चीनी ये डालते हैं। घी कौन सा यूज़ करते हैं? पायस है। हाँ पायस। ये सही है घी? इसकी जांच आप लोगों ने की है कभी कि भाई खराब तो नहीं, इसमें कोई चर्बी युक्त घी तो नहीं? नहीं जांच होगी। हमेशा इसी घी का प्रयोग? हाँ हमेशा इसी। तमाम चीज़ें आती हैं, ये जांच के आती हैं क्या कि ये सब साफ़ सुथरी हैं, कहीं इसमें मिलावट तो नहीं, इसकी जांच करके लाया जाता है यहाँ पे? हाँ सर। तो ये आप देखिए ये तमाम लड्डुओं की जो तैयारी की जा रही है, ये पूरा एक हॉल है जो इनकी रसोई है। आप देखिए ये जो बड़े बड़े जो कढ़ाइयाँ यहाँ पे चढ़ी हुई हैं, इसी में लड्डुओं को तैयार किया जाता है। बड़ी बात यह है कि इस मंदिर में जो भोग यानी जो प्रसाद बनाने वाले लोग हैं वो अलग रखे गए हैं ताकि उनको ही जिम्मेदारी दी गई है। मेवा, बेसन, घी, चीनी सब कुछ मिला के ये बड़े बड़े लड्डू यानी मोदक तैयार किए जाते हैं जो कि प्रसाद के तौर पर वितरित किए जाते हैं। बड़ी बात यह है अब कि इसमें जो सामग्रियां हैं वो जो घी यूज़ होता है, ये देखिए ये डिब्बा रखा हुआ है जो घी का, इस घी का प्रयोग करके ही ये मोदक बनाए जाते हैं। इसकी जांच लैब टेस्टिंग हुई है या नहीं सही है, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी तो कई हद तक के सरकार की है, लेकिन ये जो घी जो प्रयोग किया जाता है उसमें देखिए घी के डब्बे में सब कुछ लिखा हुआ है। पटना के बाद आपने जयपुर की तस्वीर देखी और मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर भी इंडिया टीवी की टीम पहुंची। यहाँ भी महाप्रसाद बनाने के प्रोसेस में शुद्धता के बारे में पूरी जानकारी हमारी टीम ने दी। सिद्धिविनायक मंदिर में कैसे क्वालिटी का ख्याल रखा जाता है, रिपोर्ट्स देखिए। इस वक्त हम सिद्धिविनायक ट्रस्ट में हैं, यानी कि सिद्धिविनायक मंदिर जो मुंबई और महाराष्ट्र का बेहद मशहूर देवस्थान है, जहां क्या आम क्या खास हर कोई पहुंचता है। इस वक्त हम देखने जा रहे हैं कि जो प्रसाद बनता है सिद्धिविनायक में वो किस तरीके से बनता है। यह वह विभाग है, आप देख सकते हैं महाप्रसाद विभाग, जहां हम अभी इस वक्त एंट्री करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो बन रहा प्रसाद है, जो लड्डू है, उसकी शुद्धता को किस तरह से बरकरार रखा जाता है, किस तरह से मेंटेन किया जाता है। यहाँ इस वक्त हम दिखा दें आपको ये पूरा नज़ारा, ये किचन है जहाँ महाप्रसाद बन रहा है 3 अलग अलग कढ़ाइयों में, जहाँ पर महाप्रसाद बनाने के लिए कर्मचारी काम कर रहे हैं। ग्लव्स, हैंड ग्लव्स हैं, सर पर भी उन्होंने कवर कर रखा हुआ है और लड्डू बनाने का काम, महाप्रसाद बनाने का काम जारी है। हमारे साथ वीना पाटिल है। शुद्धता किस तरीके से मेंटेन की जाती है? मतलब सबसे पहला सवाल ये कि जो घी बनता है, जो इस्तेमाल होता है, वो कहाँ से आता है, उसको आप, उसकी शुद्धता को आप किस तरीके से चेक करती हैं? हमारा जो लड्डू महाप्रसाद है वो बहुत ही फेमस है। भाविकों की श्रद्धा आस्थाएं वहाँ से जुड़ी है, इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है। तो उसका क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप देख सकते हैं ये जो लड्डू है, ये हमारी खासियत है, ये प्योर घी में बनता है, गाय का घी है और इसी प्योर घी में ये पूरा बूंदी जो है ये बनाई जाती है। उसके बाद ये चाशनी है, चाशनी में बूंदी का तलने के बाद ये चाशनी में डुबाई जाती है। उसमें और जो परमिसिबल इंग्रेडिएंट्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स में हम काजू टुकड़ा और किशमिश इस्तेमाल करते हैं। स्वाद के लिए इलायची है, नटमेग पाउडर है। ये जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल किया जाता है मंदिर प्रशासन की तरफ से। लखनऊ के मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। हनुमान सेतु मंदिर में मंगलवार और शनिवार को बहुत भक्त पहुंचते हैं। यहाँ मंदिर में मिठाई की सबसे पुरानी दुकान है जो कि साल 1967 से चल रही है। इस दुकान में कैसे बन रहा है प्रसाद, मंदिर आए भक्तों ने भी क्या कहा, वो भी आप सुनिए हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह की इस रिपोर्ट में।
हम इस समय लखनऊ के सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्राचीन और सबसे मान्यता वाले मंदिर हनुमान सेतु के ठीक बाहर मौजूद हैं, जहां पर आप तमाम प्रसाद की दुकानें देखिए कि तमाम प्रसाद की जो दुकानें हैं वो यहां पर लगी हुई हैं। भक्तजन जो आ रहे हैं लड्डू खरीद रहे हैं, बूंदी खरीद रहे हैं और सबसे ज्यादा जो पसंद होता है बजरंगबली भगवान को बेसन का लड्डू, वो भी खरीद रहे हैं। सालों साल परंपरा के हिसाब से दुकानें चली आ रही हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, आस्था के हिसाब से अपना प्रसाद लेते हैं और उसके बाद वो जाते हैं बाकायदा मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए। फैमिली के लोग भी देखिए आए हुए हैं और सबसे ज्यादा जो भक्त बजरंगबली भगवान के लखनऊ में आते हैं वो इसी हनुमान सेतु मंदिर में आते हैं। दुकान के जो मालिक है विजय, वो हमारे साथ मौजूद है। विजय भाई, जो कंट्रोवर्सी हुई है, जो बात सामने आई है तिरुपति के मंदिर में लड्डू में मिलावट की, लखनऊ में क्या स्टेटस है? आप लोग कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हाइजीन का ख्याल रखते हैं? हाथ में आपने ग्लव्स भी पहन रखा है। हम लोग जो साफ सफाई का जो नियम होता है उस हिसाब से करते भी हैं, खुद भी कोशिश करते हैं और घी भी जहाँ से लेते हैं एक ही जगह से लेते हैं कि कोई शिकायत होती है या कुछ ऐसा होता है तो उनको हम कर सकें। 2023 में सरकारी डेयरी कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने भी जब 320 रुपए की कीमत पर सप्लाई करने से इनकार कर दिया और टेंडर से बाहर हो गई, इसके बाद 5 निजी कंपनियों को सप्लाई का ठेका दिया गया था। इन 5 कंपनियों में से एक तमिलनाडु की कंपनी एआर डेयरी एंड एग्रो फूड्स ने 320 रुपए लीटर घी देने का टेंडर दिया। उसका टेंडर स्वीकार कर लिया गया। 12 मार्च को टेंडर सबमिट किया गया। 8 मई 2024 को टेंडर जो है वो ऑन कर दिया गया और 15 मई 2024 को सप्लाई ऑर्डर भी दे दिया गया। इसके 20 दिन के बाद सप्लाई भी शुरू हो गई। जून और जुलाई में इस कंपनी ने टोटल 10 टैंकर घी सप्लाई किया। राजधर में अब हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के अमेरिका दौरे पर है। मोदी का ये 9वां अमेरिकी दौरा है। मोदी का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि ये वहां के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले हो रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होंगे, जिनकी मेजबानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। इस साल का क्वाड समिट बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के होम टाउन में होने जा रहा है। ये क्वाड समिट डेलावेयर के विल्मिंगटन शहर में होगा। यहाँ से जो बाइडेन का ड्रीम हाउस, जो बाइडेन विल्मिंगटन हाउस भी है। आज बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच 1-to-1 मीटिंग भी होगी। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय से जुड़े हुए कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमेरिका की धरती में एक बार फिर भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आयोजित समिट ऑफ द फ्यूचर में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पे हैं। 21 सितंबर, 22 सितंबर और 23 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 3 दिनों में अमेरिका में अलग अलग कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सबसे पहले 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन के होम डिस्ट्रिक्ट, होम स्टेट डेलावेयर में पहुंचने वाले हैं और शहर है विल्मिंगटन। 21 सितंबर को वहां पर क्वाड देशों की बैठक होगी, यानी भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के प्रमुख एक साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे कि कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड देशों की जो सोच है, जो विजन है, वो एकदम से फ्री हो, वहां किसी भी देश का कोई डोमिनेंस ना हो, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। और ये जो संगठन है, ये जो गठन है क्वाड देशों का, हम सभी जानते हैं कि चीन को ध्यान में रखकर भले ही बनाया गया है, लेकिन भारत हमेशा से इस बात का हिमायती रहा है कि इसको किसी एक देश तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे फ्री डेमोक्रेटिक वैल्यूज के हिसाब से ट्रेड हो और वहां पे जुड़े हुए सभी देशों का विकास हो, उसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो 21 सितंबर की बैठक बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और हाल के दिनों में हमने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में क्वाड देशों की किस प्रकार से आपसी सहयोग की जो मंशा है वो एक अलग ऊंचाई पर गई है। खासतौर पे पैंडेमिक के बाद से अगर आप देखें तो चीन को लेकर जो पूरी दुनिया में एक शंका उभरी, उसके बाद से चीन को लेके सभी प्रमुख जो देश हैं वो बहुत ज्यादा सजग हो गए और भारत की महत्ता अपने आप में इस रूप में बढ़ती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलने वाला देश है और ऐसे में क्वाड देशों की बैठक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, उस बैठक में शिरकत करना समझा जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में इंडियन कम्युनिटी के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
ये बड़ा कार्यक्रम होगा। जब भी अमेरिका में पीएम मोदी आते हैं, इंडियन कम्युनिटी को लेके एक बड़ा कार्यक्रम होता ही है और यहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं उनके बीच पीएम मोदी को लेके एक अलग तरह का जोश और जुनून है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय अमेरिकी लोगों ने यहाँ विकास तो हमेशा से किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 10 सालों में अमेरिका में भारत की जो इज्जत बढ़ी, उसको लेकर यहाँ पर मौजूद इंडो अमेरिकी लोगों को खास अनुभव होता है, खास एहसास रहता है।